सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जहां हर तरफ हरियाली हो, जहां प्रकृति और इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हों। भारत में ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक हजारों साल पुरानी परंपरा रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज के मॉडर्न कानूनों तक पर्यावरण को बचाने की ये सोच हमेशा से हमारे साथ रही है। तो आज हम भारत की इसी हरी भरी विरासत और इसके कुछ असली संरक्षकों की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये जंगल हमारी जिंदगी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। फिर देखेंगे कि भारत में इन्हें कैसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। उसके बाद समझेंगे कि कानून का कवच इन्हें कैसे बचाता है। और हाँ, आखिर में हम उन आम लोगों की असाधारण कहानियों को जानेंगे जिन्होंने इस विरासत को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो शुरू करने से पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये सारी मेहनत, ये सारे कानून, ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये जंगल और इनमें रहने वाले जीव जंतु हमें ऐसा क्या देते हैं? देखिए, जंगल सिर्फ पेड़ और पौधों का एक कलेक्शन नहीं है। ये तो हमारे प्लैनेट के फेफड़े हैं। यही हमें वो ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। यही बादलों को बुलाकर बारिश करवाते हैं, हमारी कीमती उपजाऊ मिट्टी को बहने से रोकते हैं। और हाँ, लाखों लोगों के घर का चूल्हा भी इन्हीं की वजह से जलता है। और इस पूरे सिस्टम के दिल में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, जैव विविधता, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है धरती पर मौजूद हर तरह की जिंदगी, पेड़ पौधे, जानवर, छोटे छोटे माइक्रोब्स, ये सब मिलकर प्रकृति का एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जो हमारे इकोसिस्टम को स्टेबल और मजबूत बनाए रखता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा देश अपनी इतनी कीमती नेचुरल दौलत को संभालता कैसे है? इसका जवाब एक बहुत ही साफ सिस्टम में छुपा है, एक क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहली और सबसे मजबूत सुरक्षा की जो लेयर है, वो है आरक्षित वनों की। आप इन्हें एक तरह का नो गो जोन समझ सकते हैं, जिन्हें हर तरह के नुकसान से बचाने के लिए पूरी तरह प्रोटेक्ट किया गया है। यहाँ पेड़ काटना, शिकार करना या किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध माना जाता है। इसके बाद आते हैं रक्षित वन। यहाँ सरकार संरक्षण और वहाँ रहने वाले लोगों की ज़रूरतों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। मतलब यहाँ के लोकल लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए सूखी लकड़ी या घास जैसी चीज़ें ले सकते हैं, पर शर्त यह है कि जंगल को कोई बड़ा नुकसान न पहुँचे। और आखिर में है अवर्गीकृत वन। अब जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये वो जंगल हैं जिन पर कोई बहुत सख्त नियम कानून लागू नहीं होते, और इसी वजह से ये जंगल अक्सर अवैध कटाई और अतिक्रमण का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। तो अगर इसे एक नज़र में देखें तो मामला बिल्कुल साफ है। एक तरफ है आरक्षित वन, जहां प्रोटेक्शन मैक्सिमम है और कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है। बीच में है रक्षित वन, जहां लोकल ज़रूरतों के लिए थोड़ी छूट है। और फिर आते हैं अवर्गीकृत वन, जहां नियम सबसे कमज़ोर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जंगलों को बस कैटेगरी में बांट देना ही काफ़ी नहीं है, राइट? इन नियमों को जमीन पर लागू करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत होती है। और इसी सोच के साथ 1965 में बनाया गया केंद्रीय वन आयोग। इसका मकसद सीधा सा था, जंगलों के मैनेजमेंट को पुराने तरीकों से निकालकर एक साइंटिफिक और मॉडर्न अप्रोच देना। लेकिन जो चीज़ असल में गेम चेंजर साबित हुई, वो था 1972 का ऐतिहासिक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। इस एक कानून ने संरक्षण की पूरी लड़ाई को एक नई ताकत दी। इसने न सिर्फ अवैध शिकार पर रोक लगाई, बल्कि सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क बनाए और उन जानवरों को कानूनी सुरक्षा दी जो खत्म होने की कगार पर थे। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फर्क समझना जरूरी है, अभयारण्य यानी सैंक्चुरी और राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क के बीच का। कई बार लोग इन्हें एक ही चीज समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। सैंक्चुरी का फोकस किसी एक खास जानवर जैसे टाइगर या गैंडे को बचाने पर होता है, जबकि नेशनल पार्क उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम यानी वहाँ के पेड़, पौधे, नदी, पहाड़ और हर जीव जंतु सबकी हिफाजत करता है। लेकिन देखिए, कानून और सरकारी संस्थाएं तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। भारत में संरक्षण की असली जान, असली आत्मा तो हमेशा से यहाँ के लोगों में बसी है। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि भारत में पर्यावरण के लिए आवाज उठाना कोई आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें सदियों सदियों पुरानी हैं। ये दिखाती है कि प्रकृति की रक्षा करना हमारे डीएनए में है। जरा सोचिए,
आज से करीब करीब 300 साल पहले 1730 में राजस्थान के बिश्नोई समुदाय ने जो किया वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि प्रकृति के लिए उनकी कमिटमेंट किसी भी चीज से बढ़कर थी। और फिर करीब 200 साल बाद 1973 में उत्तराखंड के पहाड़ों से एक और आवाज गूंजी, चिपको आंदोलन की। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनसे चिपक जाने का ये तरीका कितना सरल था, लेकिन कितना असरदार। इस एक अहिंसक आंदोलन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और सरकार को अपनी वन नीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया। तो सरकार की नीतियां और लोगों का ये ज़मीनी जुनून, इस कमाल के कॉम्बिनेशन से हम आखिर सीखते क्या हैं? ये पूरा जो संरक्षण का सफ़र है ना, वो असल में इन 4 कदमों से होकर गुजरता है। सबसे पहले प्रकृति की कीमत को पहचानना, फिर उसे बचाने के लिए साफ साफ नियम बनाना, उन नियमों को लागू करने के लिए कानून बनाना, और सबसे ज़रूरी उन लोगों को ताकत देना जो ज़मीन पर इन जंगलों के असली रखवाले हैं। ये कानून, ये आंदोलन, ये सब मिलकर भारत की हरी भरी विरासत बनाते हैं। पर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये तो एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। और सवाल ये है कि इस कहानी का अगला पन्ना कौन लिखेगा और उस पर क्या लिखा होगा।